हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च यूनिट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे OECD टेस्ट गाइडलाइंस 407 और 408। यहाँ पर OECD टेस्ट गाइडलाइंस 407 और 408 में मैंने सारी मेथड जो है डिस्क्राइब की है। तो इसमें जो 407 है वो ब्लैक सेंटेंस में है, और जो 408 जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज 408 में की जाती है उसको मैंने ऑरेंज कलर के सेंटेंस में डिस्क्राइब किया है। तो आप उसी अकॉर्डिंग आप अगर किसी भी सेंटेंस को 408 में अगर आप देखना चाहते हैं, मींस 408 में डिफरेंशिएट तरीके से देखना चाहते हैं कि 408 में क्या एक्स्ट्रा करना है, तो वो ऑरेंज कलर से मैंने मेंशन किया। अदरवाइज आपको जो चीजें ब्लैक में मेंशन है वो तो 408 में करनी ही है। इसको देने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये देना चाहता हूँ कि OECD टेस्ट गाइडलाइंस क्या है। OECD क्या है? OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी गवर्नमेंट्स के जो बहुत सारे देशों के साथ मिलके चली है। 37 कंट्रीज इसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो इनका पर्पस ये रहता है कि ये पूरी दुनिया में प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटीज बनाने के लिए और सबके अच्छे के लिए काम करते हैं। तो अब ये इन्होंने टॉक्सिसिटी गाइडलाइंस कैसे क्यों बनाई है, आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो इसका जवाब ये है कि जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि नुकसान करती हैं, और वो बहुत सारे प्रोडक्ट भी ऐसे होते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग को नुकसान करते हैं, एनवायरनमेंट को खराब करते हैं। तो उससे बचने के लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई है और वो OECD में आती है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम देखेंगे OECD टेस्ट गाइडलाइंस को डिटेल में। 407 को देखेंगे और 408 को। इसके कंटेंट्स हैं इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ द बोथ टेस्ट्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड्स, प्रोसीजर्स और पैथोलॉजी और डाटा रिपोर्टिंग। तो हम फर्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन। अब व्हाट इज OECD टेस्ट गाइडलाइन 407 एंड 408? OECD 407 जो है वो 28 डेज की स्टडी है, जिसमें 28 डेज आपको डोजिंग करना है, और 408 है वो 90 डेज की स्टडी है जो रोडेंट्स पे मैक्सिमम की जाती है, और इसमें जो डोजिंग की जाती है रोज की जाती है और ओरल रूट से डोज दिया जाता है। दूसरी चीज ये है कि ये गाइडलाइंस को कब अडॉप्ट किया गया था। तो ये इसको 1981 में अडॉप्ट किया गया था, और इसका लेटेस्ट वर्जन अभी है जो 407 के लिए 2008 में आया था। जल्दी ये अपडेट हो जाएगा, फिर से नई गाइडलाइन इसकी और आएगी, और 408 को 2018 में लाया गया था। नया अपडेट मींस लेटेस्ट वर्जन 408 में आया था। अब इसका नेक्स्ट मैटर ये है कि व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस टेस्ट गाइडलाइंस। जो 407 है उसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि कोई भी केमिकल है, कोई भी प्रोडक्ट है, या कोई जो हम अभी मार्केट में आने वाला है, तो उसको चेक करने के लिए कि इसमें कुछ ऐसा है कि जो एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स है क्या, जो एंडोक्राइन जो ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है या उनमें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा है कि नहीं, ये सब जानने के लिए 407 यूज होता है। अब उसी का एक्सटेंडेड वर्जन 408 है। 408 में क्या है कि जैसे उसमें 28 डेज स्टडी करते हैं, इसमें 90 डेज स्टडी करते हैं। तो उसमें क्या है कि स्पेसिफिक ऑर्गन्स को जो एंडोक्राइन से रिलेटेड हैं उनमें जो टॉक्सिसिटी होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिसिटी होती है, वो सारी चीजें पता चल जाती है। तो ये उस 407 का मिरर अपडेट्स है 408। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल्स। अब TG 407 और 408 के प्रिंसिपल्स क्या है। इसमें प्रिंसिपल्स जो है कि ये इनको ऑरली एडमिनिस्ट्रेशन करना है, और 28 डेज और 90 डेज के लिए, और उसके वो उस ड्यूरेशन में इनको ऑब्जर्व करना है कि इसमें साइन ऑफ टॉक्सिसिटी है या नहीं। और अगर ये पूरी स्टडी के बाद सारे एनिमल्स को
डिसेक्ट करना है, और अगर बीच में कोई एनिमल डेथ होता है तो उसकी नेक्रोप्सी करनी है, और रीजन मीन्स ग्रोस पैथोलॉजी करनी है, ये फाइंडिंग करनी है कि क्यों एनिमल्स की डेथ हुई, और अगर लास्ट में जो मीन्स जितने एनिमल्स बचते हैं नेक्रोप्सी उनकी करनी पड़ेगी। 407 जो है उसमें 28 डेज स्टडी की जाती है। उसमें ये पता चलता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो ये लॉन्गर टर्म के लिए जो स्टडी की गई है, मीन्स अगर 28 डेज की स्टडी हो चुकी है तो इसको एक प्राइमरी पैरामीटर्स लिया जाता है और 90 डेज के लिए स्टडी की जाती है। तो ये इसमें 28 डेज में ये पता चल जाता है कि अगर आगे हमें स्टडी करने की ज़रूरत है या नहीं करना। मोस्टली तो अगर आप शेड्यूल वाई के हिसाब से देखेंगे, जो इंडिया में ज़्यादा मीन्स ह्यूमंस के लिए की जाती है स्टडीज़, जो टॉक्सिसिटी स्टडीज जैसे मेडिसिन में की जाती है, तो उसमें ये पहले ही मीन्स जैसे डोज लॉन्ग टाइम डोजिंग करनी है, कोई ड्रग लॉन्ग टाइम डोज देना है, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी की दवाइयाँ हैं, तो उनकी तो पहले से डिसाइड किया जाता है कि 90 डेज की स्टडीज़ करनी ही है पड़ेगी। 90 डेज की उनकी तो मीन्स 2 इयर्स वाली भी स्टडी भी होती है, लॉन्ग टाइम स्टडी भी होती है। तो ऐसी कंडीशन में 28 डेज सिर्फ एक आइडिया देता है कि आपको लॉन्ग टाइम स्टडी करनी है कि नहीं। और 407 में ये भी पता चल जाता है कि टेस्ट एब्सन में टॉक्सिसिटी है कि नहीं। ये इंडिकेशन देता है, इतना ज़्यादा इफेक्ट तो उसमें पता नहीं चलता। और डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप भी पता चलता है, और कंफर्म तो नहीं होता, पर डोज रिस्पॉन्स कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी पता चलता है। और एक आइडिया ये भी देता है कि ये नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल इसमें क्या है, नोवेल जिसको बोलते हैं, तो उसका क्या लेवल है, ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में अभी बाद में। और TG408 क्या है कि ये बताता है कि पॉसिबल हेल्थ हजार्ड्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि आपने 28 डेज स्टडी की, अब इसमें तो आप 90 डेज स्टडी कर रहे हो रिपीटेड डोज, तो इसमें आपको जो आप केमिकल दे रहे हो उसमें कितना ज़्यादा टॉक्सिसिटी है वो सब पता चलता है। और ये बता देता है कि न्यूरोटॉक्सिक है, एंडोक्राइनल टॉक्सिसिटी है, या इम्यूनोलॉजिकल टॉक्सिसिटी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पता चल जाती है 408 में डिटेल में। और 408 में और बहुत सारे मीन्स असेस प्रोवाइड किए, मीन्स इसमें एक डॉक्यूमेंट्स आता है, ये रेफरेंस में इसमें दिया हुआ है, जब गाइडलाइंस आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, तो 150 नंबर का डॉक्यूमेंट्स है। उसमें उन्होंने और भी बहुत सारे गाइडलाइंस मीन्स टेस्ट प्रिस्क्राइब किए हैं कि अगर आपको और डिटेल में स्टडी करनी है तो आपको लेवल 4 की इन विवो वाली ऐसे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे देखते हैं, ये प्रिंसिपल्स थे। प्रिंसिपल में यही आइडिया था कि आपको 28 डेज और 90 डेज करना है, स्टडी पूरी करनी है। उसमें बीच में अगर नेक्रोप्सी का एनिमल मर जाता है तो उसकी नेक्रोप्सी करनी है, और लास्ट में सारे एनिमल्स को डिसेक्ट करना है। और अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड्स। अभी इन दोनों स्टडीज की में सेम चीजें हैं, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। इसमें तो फर्स्ट प्रेफरेंस रैट की रहती है। बहुत जैसे अब शेड्यूल वाई लेते हैं तो शेड्यूल वाई में क्या है कि वो कोई भी 2 एनिमल्स पे आपको करना रहता है, और एक रोडेंट होता है, एक मैमिलियंस होता है। तो उनमें से जैसे एक रैट ले लिया, एक मंकी पे स्टडी कर दो, तो ऐसी कंडीशन आती हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर OECD 407 और 408 आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको रोडेंट जो है रैट को प्रेफर करना है, और अगर आप दूसरे कोई भी स्पीसीज को ले रहे हो तो उसके लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्यों ले रहे हो। और दूसरा वेट वेरिएशन, जो आप जब स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एनिमल्स को परचेस के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर करेंगे तो आपका जो है स्पेसिफाइड वेट होगा। जैसे कि आप रेड ले रहे हो तो 150 और 200 के बीच में, 180 के आसपास आप एनिमल्स ऑर्डर करते हो, और वहाँ से जो एनिमल्स आते हैं, तो क्योंकि इथिकल कमिटी आपको पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एनिमल्स ही करती है, तो वो वेरिएशंस आपको चेक करना रहते हैं, और पहले से आपको इसका हिसाब किताब लगा के ही मंगाना पड़ता है कि आपके जो आप एनिमल का कंसाइनमेंट भेज रहे हो
उसमें वेट वेरिएशन ज़्यादा तो नहीं है। आने के बाद आपके पास अभी 7 दिन इनको क्वारंटाइन करना है और 5 डेज एक्लिमेटाइज करना है। तो वो ड्यूरेशन आपको काउंट करके सारी चीज़ों पे एकदम प्रिसाइजली आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वेट वेरिएशन 20% से परसेंट मीन वेट से ज़्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए दोनों सेक्स के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउसिंग एंड फीडिंग। हाउसिंग एंड फीडिंग जो दोनों गाइडलाइंस में कॉमन ही है, तो 22 आउंस सेल्सियस प्लस और माइनस 3 आउंस सेल्सियस होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30% टू 70%, प्रेफरेबल 50 टू 60% है, और 12 आवर्स का लाइट एंड डार्क साइकिल मेंटेन करना रहता है। फॉर फीडिंग कन्वेंशनल ये इसमें जो है कि फीड जो है कन्वेंशनल डाइट ही चाहिए और अनलिमिटेड वाटर सप्लाई के साथ। और हर केज में एनिमल्स जो है 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वैसे तो नॉर्मली एनिमल्स जो है 5 से कम ही रखते हैं, और जैसे आप शेड्यूल वाई के हिसाब से देखेंगे तो एनिमल्स पर उसका हर केज मीन्स हर ग्रुप में 6 मेल फीमेल होता है। हर गाइडलाइंस के लिए डिफरेंट है, और तो इसके हिसाब से जैसे 3 एक केज में 3 इस केज में रखते हैं, इसमें इनिशियली 5 एक केज में ही रखते हैं। दूसरी चीज ये देखना है कि फाइटोस्टेरोजोन जो होता है कि फीडिंग में और फीड मटेरियल्स में आ सकता है बहुत बार। जैसे सोया आपने यूज किया है फीड बनाने के लिए, पैलेट्स बनाने के लिए, तो उसमें बहुत बार ये इंटरफेयर करता है, और सिर्फ सोया की वजह से क्या होता है कि उसमें एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो फीड में, तो वो एस्ट्रोजन की मात्रा की वजह से कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट 28 दिन तक रखेंगे या 90 डेज के लिए लॉन्ग टाइम रखते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक वेट गेन हो जाता है सारे मीन्स ऑर्गन्स में एनिमल्स के। तो ये एक मीन्स जो केमिकल की वजह से नहीं हुआ, और ये फीड और उसकी वजह से हो गया। और ये कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता, किसी का इफेक्ट ज़्यादा होता है, किसी का नहीं होता। तो इससे क्या है कि आपकी जो एक्सपेरिमेंट है उसमें इंटरफेयर हो सकता है, वो इंटरफेरेंस आ जाएगा तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए हमको फाइटोस्टेरोजन को पहले से चेक कर लेना चाहिए, जो स्टडी कमेंसमेंट से पहले, स्टार्टिंग से पहले। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को रेंडमाइज करना पड़ता है। रेंडमाइजेशन की मैंने मेथड आपको लिख के मेरे एक वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने रेंडमाइजेशन की मेथड भी आपको बताई है, तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। रेंडमाइजेशन की मैंने मेथड बताई है कि एनिमल्स को कैसे रेंडमाइजेशन करना है। रेंडमाइज करने का पर्पज ये रहता है कि सारे ग्रुप को सेम वेट के एनिमल्स मिल जाएं, मीन्स एक एवरेज मीन वेट आपको हर ग्रुप में मिल जाए, और उसको फिर आप एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि किसी में ज़्यादा और किसी में कम वेट का अगर वेरिएशन होगा तो वेट वेरिएशन तो पहले से है, तो फिर बाद में आपको एक्सपेरिमेंट करने में दिक्कत होगी। तो ये पहले रेंडमाइजेशन का पर्पज है, और इसमें क्या है कि आपको कंट्रोल और ट्रीटमेंट ग्रुप में इसको डिवाइड करना है, और इसको फिर रेंडमाइजेशन करने के बाद आपको 5 डेज के लिए एनिमल्स को एक्लिमेटाइज करना है लेबोरेटरी कंडीशन में। ये इसलिए जरूरी होता है कि आपको इनिशियली आपने एनिमल्स लाए, परचेस किए, क्वारंटाइन किए और डायरेक्ट डाल दिए, तो आप एक स्टोरेज एरिया से दूसरे स्टोरेज एरिया में, एक्सपेरिमेंटल एरिया में ले जाओगे, तो उस कंडीशन में इनको एक्लिमेटाइज करना जरूरी रहता है, नहीं तो रिजल्ट में इंटरफेयर होता है। प्रिपरेशन ऑफ डोजेस। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि टेस्ट कंपाउंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय द ओरल गवास वाया द डाइट और ड्रिंकिंग वाटर। टेस्ट कंपाउंड्स जो है ओरली दिया जाता है, और उसके लिए डाइट, ये डाइट में मिक्स करके दिया जाता है या ड्रिंकिंग वाटर के साथ दिया जाता है। और जो व्हीकल यूज किया जाता है वो मोस्टली आपको रिकमेंड किया जाता है OECD गाइडलाइंस में कि आप एक्वस लें। अगर दूसरा कोई आप ले रहे हैं तो उसका टॉक्सिक कैरेक्टरिस्टिक आपको चेक करना रहता है, और या उसकी जो कंपाउंड है हमारा या टेस्ट केमिकल है उसके साथ स्टेबिलिटी कैसी है वो चेक करके आपको पहले से फिक्स करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ सेक्स एनिमल्स। अब OECD 407 में जो है आपको 10 एनिमल पर ग्रुप लेने रहते हैं, जिसमें 5 मेल 5 फीमेल रहते हैं, और हर डोज के लिए हर ग्रुप वाइज। और 408 में आपको 20 एनिमल्स लेने पड़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने कितने ग्रुप्स ले लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स लेना पड़ रहा है OECD 407 में, जिसमें कि आपको 5 मेल 5 फीमेल लिए हैं, और दोनों का तो मीन्स पूरे ग्रुप में 10 एनिमल्स लिए हैं, और कुल एनिमल्स में 60 लग रहे हैं, जिसमें रिकवरी ग्रुप कंट्रोल के कंपैरिजन में है और एक रिकवरी ग्रुप हायर के लिए है। अब ये आपको क्यों लेना पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा कि 2 एक्स्ट्रा ग्रुप्स आपको क्यों लेने पड़ रहे हैं। और OECD 408 में 20 एनिमल्स 10 मेल 10 फीमेल लेने पड़ते हैं, और उसमें भी सेम ऐसी कंडीशन है। पर यहाँ पर आप रिकवरी ग्रुप में 10 एनिमल्स ले सकते हैं। ये ले सकते हैं क्योंकि आप 20 भी ले सकते हैं इसमें, पर आप इसमें एक मीन्स अब स्पेसिफाई किया, पहले ये नहीं था। अब इसमें नई गाइडलाइंस में 2018 में इन्होंने अपडेट किया है कि आप इसमें नंबर ऑफ एनिमल्स कम भी कर सकते हैं। तो OECD 408 में आपको 20 एनिमल्स पर ग्रुप लेने। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर का डोसेज। डोसेज जो है आपको एटलीस्ट 3 ग्रुप में करना है कंट्रोल के सिवाय। 3 ग्रुप्स में एक तो पहले कंट्रोल रहेगा, आपने पीछे देखा होगा कि यहाँ पर हमने पहले कंट्रोल लिया है, और लोअर मीडियम और हायर 3 ग्रुप्स लिए हैं। तो आपको कंट्रोल के सिवाय 3 ग्रुप्स में डोज करना रहेगा, ऐसा मिनिमम आपका इसमें क्राइटेरिया है OECD दोनों में, OECD 407 और 8 में। और अगर आप स्टडी स्टार्ट करने से पहले आपको रेंज क्या हो सकती है, जैसे लोअर पे क्या डोज लोगे, मीडियम पे क्या लोगे, और हायर पे क्या डोज होगा, तो वो सब चीजें आपको पहले से डिसाइड करने के लिए एक डोज रेंज फाइंडिंग स्टडी निकालनी पड़ेगी। डोज रेंजिंग फाइंडिंग स्टडी बोलते हैं इसको। तो उसको आपको करना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं किए हो तो आपको ये मुश्किल होगा, कैसे कर पाएंगे आप, तो ये जरूरी है, आपको करना ही होगा। बहुत बार तो क्या होता है कि आप OECD एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज करते हैं। एक्यूट में OECD 420, 423, 424 स्टडीज करते हैं, उसमें आपको पता चल जाता है कि आपकी फाइंडिंग्स क्या है, तो आप उस पर से डोज डिसाइड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि आपको वही व्हीकल्स आपको जो एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो जो आपको कंट्रोल लेना है, इसमें एक क्राइटेरिया ये है कि जो नंबर ऑफ एनिमल्स आपके ट्रीटमेंट ग्रुप में है, ये पॉइंट में ये बोलता है कि इफ अ नॉन एक्वियस व्हीकल इज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रिंग टेस्ट सैंपल, कंट्रोल ग्रुप शुड रिसीव व्हीकल इन द हाईएस्ट वॉल्यूम यूज्ड। तो आपके 2 ग्रुप हैं, मीन्स 2 टाइप के ग्रुप्स हैं, एक कंट्रोल और पूरा ट्रीटमेंट में जो हाईएस्ट वॉल्यूम जिस एनिमल्स को दिया जा रहा हो वो वॉल्यूम आपको कंट्रोल में लेना है पर एनिमल्स। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। ये जैसे आप एक्वियस सॉल्यूशन भी ले रहे हो तो वाटर ही दे रहे हो, वाटर में आपको व्हीकल जो आपका टेस्ट सैंपल है उसको डिसॉल्व करके आप दे रहे हो, तो आपको ट्रीटमेंट के लिए तो कंट्रोल में जो हाईएस्ट वेट जिसका होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो पर एनिमल्स के लिए आपको डिसाइड करना है, ऐसा ही क्राइटेरिया है इसमें। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हाईएस्ट डोज लेवल शुड बी चूजन टू इंड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट। अब इसमें आप डोज कैसे डिसाइड कर रहे हो, पहले तो आपने डोज फाइंडिंग स्टडी की, रेंज फाइंडिंग स्टडी की, डोज रेंज फाइंडिंग स्टडी की, फिर आपने जैसे वो उसमें भी आपको कुछ तो पता चला, फिर आपने एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज की, वो भी कर सकते हैं, तो वो उसमें भी आपको कुछ डोज पता चला कि आपको लोवेस्ट डोज कितना लेना है, मीडियम डोज कितना लेना है, हाईएस्ट डोज कितना लेना है।
तो इसमें एक क्राइटेरिया है कि जिस डोज पे एनिमल्स की डेथ हो रही है, जिसमें टॉक्सिक इफेक्ट आ रहे हैं, वो डोज से थोड़ा कम, जिसमें आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स आता हो, एनिमल की डेथ ना हो, तो वो आपका हाईएस्ट डोज होना चाहिए, जिसमें आपको टॉक्सिक जो एडवर्स इफेक्ट है वो दिखने चाहिए, टॉक्सिसिटी दिखनी चाहिए एनिमल्स की, तो वो डोज आपको मैक्सिमम डोज लेना है। मीडियन डोज उसका 2 फोल्ड कम लेना है आपको। 2 फोल्ड यानी जैसे आपने 100 लिया है और मैक्सिमम आपने 1000 लिया है, तो आपका मीडियन डोज हो सकता है कि आप वो ले लो, क्या बोलते हैं, उससे 2 फोल्ड कम होगा, तो आपको लोएस्ट डोज पहले पता होना चाहिए। लोएस्ट डोज जैसे आपने 100 लिया है, उसका 2 फोल्ड मीडियन डोज 200 हो गया, और 4 फोल्ड यानी 400 आपने ले लिया, या 400 या 500 के आसपास ले लिया, तो वो 4 फोल्ड हो गया, 4 या 5 फोल्ड हो गया। तो ऐसे 2 to 4 फोल्ड का आपका डोज रेंज होना चाहिए, ये इसमें आपको डिसाइड करना है। तो इसमें ये आपको दिखाया गया है कि लोएस्ट डोज आपका जो है कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा चूज करना है आपको, और जो मीडियम डोज है वो ये दोनों के बीच में होना चाहिए, और उनका जो इसका 2 फोल्ड हो सकता है वो, और जो मीडियम डोज है उसका 2 फोल्ड ये होगा हाईएस्ट, और मीडियम लोअर से इसका 4 फोल्ड होगा। तो हाईएस्ट डोज होना चाहिए, हाईएस्ट डोज में कोई टॉक्सिक इफेक्ट, जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो दिखने चाहिए। तो ये आपका पूरा डोजिंग का वो हुआ कि ग्रुप्स और डोज क्राइटेरिया आपका यहाँ पर फिक्स हो जाता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है डोसेज में ही, इसमें वो मैंने आपको डिस्क्राइब किया गया 2 फोल्ड इंटरवल्स होना चाहिए। और आपका जो पहले हमने ये देखा था कि रिकवरी और सैटेलाइट ग्रुप क्या होता है। सैटेलाइट ग्रुप जो है ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि हम लोग 2 ग्रुप यहाँ पर अलग लिए हैं, जिसको बोलते हैं रिकवरी कंट्रोल और रिकवरी हायर, तो इसको सैटेलाइट ग्रुप भी बोलते हैं हम लोग। तो सैटेलाइट ग्रुप है कंट्रोल की, जैसे ही हम 10 एनिमल्स इसमें ले लिए हैं और 10 एनिमल्स हायर डोज के लिए लिए हैं। अब क्या होता है कि हम 28 डेज स्टडी करते हैं, तो 28 डेज के बाद सारे एनिमल यहाँ पर डिसेक्ट कर देते हैं। पर हमको जो है कि बहुत सारे क्या है कि कुछ टाइम बाद जो एडवर्स इफेक्ट पता चलने हैं वो कैसे करेंगे वो पता नहीं चलेगा हाईएस्ट डोज में। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि जब स्टॉप कर देते हैं, उसके बाद रिकवरी पीरियड में कोई टॉक्सिक इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट आ रहा है ना, उसका पूरा, या कुछ आप इतने दिन डोजिंग किए और कोई मींस केमिकल की वजह से कोई एडवर्स इफेक्ट डीप सीटेड कुछ टाइम के बाद प्रोवोक हो जा रहा है, तो वो सब चीजें यहाँ से पता चलती हैं जो रिकवरी और हाईएस्ट डोज हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर रिकवरी पीरियड 14 डेज का है OECD 407 में, और OECD 408 में आपका 28 डेज का है। और ये 28 डेज का फिक्स नहीं है OECD 408 में, आप इसको कम भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया होगा कि रिकवरी पीरियड का क्या यूज है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या है? अब लिमिट टेस्ट इसलिए है कि जैसे आपने एक डोज लिया है, किसी आपके पास एक प्रोडक्ट आया, अब उसको टॉक्सिसिटी फाइंडिंग करनी है। अब वो फाइंडिंग डोज रेंज स्टडी की, एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी की। एक्यूट टॉक्सिसिटी में तो आप 2000 डोज दे देते हैं एनिमल्स को, और उसमें आपको पता चल जाता है कि ये टॉक्सिक नहीं है। मीन्स OECD 4 गाइडलाइंस के हिसाब से आप करते हैं, थोड़ा थोड़ा डोज बढ़ा के आपने उसने 2000 डोज दे दिया, आपको पता चला इसमें टॉक्सिसिटी नहीं है, तो आपको सब एक्यूट करना है। तो इस कंडीशन में आपको ये लिमिट टेस्ट प्रिस्क्राइब किया गया कि आप एक ग्रुप ले सकते हैं। एक ग्रुप लेंगे जिसमें आपने 1000 mg पर kg डोज दे दिया है, तो अगर उसमें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है पर केजी पर डे, अगर आप डोज दे रहे हो उसमें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो आपको लोवेस्ट जो हाईएस्ट डोज में आपको टॉक्सिसिटी नहीं है, तो आपको नीचे के 2 ग्रुप्स को लेने की जरूरत नहीं है। इसमें लोअर है मीडियम डोज लेने की जरूरत नहीं है। तो ये इसमें लिमिट टेस्ट में आपको बताया गया है। आप नहीं लेंगे तो उसमें चलेगा। फिर भी आप ऐसी कंडीशन में भी आप गैस करेंगे, देखेंगे,
तो OECD गाइडलाइंस को अगर फॉलो करेंगे तो आपको मिनिमम 4 ग्रुप रखने पड़ेंगे। फर्स्ट एक कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा और हाईएस्ट डोज का एक रखना पड़ेगा, और वो दोनों को कवर करने के लिए सैटेलाइट 2 ग्रुप रखने पड़ेंगे। और उसमें जैसे आपने 28 डेज स्टडी की या 90 डेज स्टडी की, तो उसके बाद आपको रिकवरी पीरियड भी चेक करना पड़ेगा, इसलिए आपको 4 ग्रुप तो मिनिमम लेने ही पड़ेंगे। और ऐसी कंडीशन में जब आप 2 और ग्रुप करना ही चाहते हैं तो आपको 6 ग्रुप्स पूरे लेने पड़ेंगे। तो ये थी ये OECD ये उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से है। ये दोनों गाइडलाइंस OECD 407 और 408 में है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोसेस, अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आपको 7 दिन डोज देना है एनिमल्स को, दोनों गाइडलाइंस के हिसाब से। अगर OECD 408 में आप 5 दिन भी डोज दे सकते हो अगर आप 2 दिन छुट्टी करते हैं तो, पर उसका स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज तो नहीं चलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें अगर आप एक्वियस डोज दे रहे हो तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, 20 ml पर kg के हिसाब तक दे सकते हो पर एनिमल्स को। और अगर आप नॉन एक्वियस यूज कर रहे हो तो आपको 10 ml पर kg तक ही देना है, लिमिट कर देना है डोज। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, जब आप एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो तो दिन में एक बार आपको सारे एनिमल्स को ऑब्जर्व करना है, और 2 बार ये दिन में जाके चेक करना है कि कोई एनिमल की डेथ तो नहीं हुई और या कोई एनिमल मॉर्बिड कंडीशन में तो नहीं आ गया। तो ये आपको डेली 2 टाइम्स चेक करना है। और क्लिनिकल साइंस सारे एनिमल्स को, इंडिविजुअल एनिमल्स को चेक करके आपको एक बार देखना है पूरे दिन में। और उसमें जो पॉइंट्स साइंस देखने हैं वो हैं स्किन, उसका फर चेक करना है, आइस, म्यूकस मेम्ब्रेन चेक करना है। म्यूकस मेम्ब्रेन तो सारे एनिमल्स का कैसे चेक करेंगे, जैसे मैमलियंस है उसमें चेक कर सकते हैं। ऑकरेंस ऑफ सिक्रेशंस कुछ हो रहे हैं या नहीं वो चेक करना है। ऑटोनोमिक एक्टिविटीज कुछ हो रही हैं, ऑटोनोमिक एक्टिविटीज में सिक्रेशंस ही होते हैं, और पायलविक इरेक्शंस हो जाते हैं, रोए खड़े हो जाना, पिपेल्स साइज छोटी बड़ी होनी, वो चेक कर सकते हैं आप। और अनयूजुअल रेस्पिरेटरी पैटर्न हो जाता है, बहुत बार एनिमल्स को प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके रेस्पिरेटरी पैटर्न में सांस बढ़ के कम होके चलती रहती है, वो दिख जाता है। चेंज इन गेट, पोस्चर एंड रिस्पॉन्स टू हैंडलिंग एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक टोनिक मूवमेंट, बहुत बार उसमें खिंचाव आता है, बहुत सारे स्टेरियोटाइप बिहेवियर करता है, एक्सेसिव ग्रूमिंग्स, बहुत बार साइक्लिंग जैसा गोल गोल घूमने की कोशिश करता है, रैम्बलिंग बिहेवियर शो करता है, बिजार्ड बिहेवियर मींस अंदर बहुत ज्यादा वॉकिंग वो करता है। ऐसे सब एनिमल्स के बिहेवियर साइंस आपको नोट करने हैं। अगर कोई एनिमल्स और वो सब या कुछ एनिमल्स कर रहे हैं या किसी डोज ग्रुप में कर रहे हैं तो वो सारी चीजों को आपको ऑब्जर्व करके नोट करना पड़ेगा। ऑप्थाल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट होने से पहले और लास्ट में टर्मिनेशन पे दोनों टाइम पे आपको चेक करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑब्जर्वेशन में, जैसे OECD 408 में फोर्थ वीक में आपको कुछ चीजें चेक करनी रहती है, जैसे सेंसरी रिएक्टिविटी में स्टिमुली ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ, इसमें आपको ऑडिटरी, विजुअल और बहुत सारी चीजें इसमें आपको चेक करनी रहती हैं। फिर असेसमेंट ऑफ ग्रिप स्ट्रेंथ एंड मोटर एक्टिविटी, सारी चीजें चेक करनी रहती हैं। ग्रिप में आप एनिमल्स को एक मीन्स रोड्स टाइप का मीन्स प्लेट टाइप का पार्ट रहता है, उस पर उसको ग्रिप करवा के थोड़ा सा उल्टा करते हैं सेफली कि उसको लगे ना, और उसमें आप चेक करते हैं कि ग्रिप पकड़ रहा है कि नहीं, वो एनिमल्स पकड़ रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें हैं। और फंक्शनल ऑब्जर्वेशन कंडक्ट इन 4th एक्सपोजर वीक में भी मीन्स इसमें ये पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई सैंपल है, आपको दोनों स्टडी करने के लिए बोला गया है, तो ये आपको 28 डेज में ये फंक्शनल ऑब्जर्वेशन नहीं करनी है।
आपको ये डायरेक्टली 11th वीक 90 डेज स्टडी में 11th वीक में सारी चीजें करनी है। ये डिफरेंस है। अगर आपको सिर्फ 28 डेज पे स्टडी स्टॉप कर देनी है तो आपको 4th वीक में ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। और एक पॉइंट है इसमें कि ये ऑप्शनल है, ऑस्ट्रोसाइकल ऑल फीमेल्स का आपको चेक करना पड़ेगा। उसमें से वजन स्मेल लेके हिस्टोपैथोलॉजिकल इवोल्यूशन करके कि साइकिल का मींस साइकिल का स्टेज क्या है वो चेक करना रहता है। बॉडी वेट एंड फूड वाटर कंजप्शन आपको अब चेक करना है। तो ये तो आपको डेली करना रहता है, पर बहुत सारी स्टडीज में वंस अ वीक करना है। मीन्स वेट के लिए, बॉडी वेट के लिए वंस अ वीक करना है, डेली तो कर ही नहीं सकते, बहुत लेबोरियस वर्क हो जाता है। तो वंस अ वीक कीजिए। और फूड कंजप्शन भी वीकली किया जाता है। और ये वीकली करना तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। अगर आप डेली कर रहे हैं तो डेली आप वेट करके उस हिसाब से आप वेट डाल सकते हैं, पर आप वीकली करिए तो मीन्स डेली करना थोड़ा लेबरियस वर्क हो जाता है। अगर वाटर में मिक्स करके आप मेडिसिन दे रहे हैं तो आपको ये वीकली तो आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो वाटर का कंजप्शन का रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है। मोस्टली स्टडीज में टॉक्सिसिटी स्टडीज इंडिया में करवाते हैं तो ये वाटर का रिकॉर्ड देते ही वो करवाते हैं। आप उसमें मिला के दीजिए या ना दीजिए, फिर भी वाटर कंजप्शन का रिकॉर्ड देते हैं। दूसरा हेमाटोलॉजी में पैरामीटर्स में ये पैरामीटर्स हेमाटोक्रिट चेक करते हैं, हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, एरिथ्रोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट, काउंट। ये 0 डेज पे ही चेक करना रहता है। वैसे तो सारी चीजों का एस्टेब्लिश होना चाहिए आपकी लैब कंडीशन में। ये सारे पैरामीटर्स लैब पहले से एस्टेब्लिश होने चाहिए, नहीं तो बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। टोटल एंड डिफरेंस ल्यूकोसाइट काउंट्स, प्लेटलेट काउंट्स, मेजरमेंट ऑफ ब्लड क्लोटिंग टाइम्स, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। ये 2 इंस्ट्रूमेंट है, इनसे करा जाता है मोस्टली। हेमाटोलॉजी एनालाइजर है और ये क्लोटिंग एनालाइजर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री मोस्टली 2 ऑर्गन्स के जो हार्मोन्स हैं उनको चेक किया जाता है, जैसे किडनी और लीवर। और दूसरे पैरामीटर्स भी इंक्लूड किए गए हैं। मीन्स ये सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये सीरम में चेक किए जाते हैं। और इसको लेने से पहले आपको मीन्स ओवरनाइट फास्टिंग पे रखना है एनिमल्स को। और इसमें HDL, LDL बर्न जो पैरामीटर्स हैं ये 408 में आपको करने हैं, और 407 में तो ये सारे पैरामीटर्स करने हैं, प्लस 408 में सारे पैरामीटर्स करने हैं, प्लस HDL, LDL बर्न भी करना है। और लीवर डैमेज हुआ है कि नहीं उसको चेक करने के लिए SGPT, ALP, बाइल एसिड, ये सारे में से 2 पैरामीटर्स चेक करने हैं एटलीस्ट। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में अगला पॉइंट है, ये सारी चीजें भी करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टॉक्सिक हो सकता है तो आपको वो मीन्स ये भी प्रिस्क्राइब किया गया है, ऑप्शनल है कि कैल्शियम, फॉस्फोरस और ट्राइग्लिसराइड, अगर आपको टॉक्सिक लग रहा है तो आपको करना ही पड़ेगा। कैल्शियम, फॉस्फोरस, ट्राइग्लिसराइड, स्पेसिफिक हार्मोन्स, मेथामोग्लोबिन्स और कोलिनेस्टेरेज का भी लेवल आपको चेक करना पड़ेगा। If there is an indication of potential endocrine disruptors associated compounds, अगर वो endocrine disruptors है तो उसके लिए एंड पॉइंट पैरामीटर में T3, T4, TSH को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में अब दूसरी यूरिन एनालिसिस है, उसके लिए आपको उसमें चेक करना पड़ेगा अपीयरेंस, वॉल्यूम, ऑस्मोलरिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, प्रोटीन, ग्लूकोज और ब्लड सेल्स। लास्ट वीक में कर सकते हैं या लास्ट डे। मोस्टली तो क्या करते हैं कि आपकी स्टडी का जो जिस दिन डिसाइड करना हो उससे एक दिन पहले आपको 12 आवर्स के लिए आप एनिमल्स को फास्टिंग पे रख देते हैं, तो उसी के बाद आपका यूरिन का सैंपल लेते हैं और फिर उसके बाद ब्लड सैंपल भी लेते हैं। तो ये कंडीशन होती है। 4th वीक में लिखा है पर करा तो ऐसे जाता है।
इफ हिस्टोरिकल बेसलाइन डाटा आर इनएडिक्यूट, इसमें ये पॉइंट ये है कि जैसे बायोकेमिस्ट्री और हेमेटोलॉजिकल जो पैरामीटर्स हैं आपके, वो आपको पहले लैब कंडीशन में प्री डिटरमाइंड होना चाहिए बेसलाइन। जैसे कि आपका रेटिकुलोसाइट्स है तो कितने लेवल पे आता है, एनिमल्स में कितने लेवल पे आपके यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, तो उसकी ऑलरेडी पहले मीन्स एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको उसका पैरामीटर्स रेंज फिक्स करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मीन्स 0 days का कर लीजिए, नहीं तो दूसरे एनिमल्स में करना है इसमें, तो इसमें सजेस्ट किया है कि वो एनिमल्स में नहीं करना है आपको, दूसरे एनिमल्स में आप उनके बेसलाइन फिक्स कर लीजिए, सारे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, हेमेटोलॉजिकल और बायोकेमिस्ट्री पैरामीटर्स निकाल लीजिए, कुछ एनिमल्स अलग से निकाल के मीन्स जैसे 5 एनिमल्स सारे के ले लो, और उन कुछ जो स्टडी में नहीं लेने वाले हो वो एनिमल्स पे, और सबके पैरामीटर सेट कर लो। तो ये चीजें की जाती हैं, ये इसमें बेसलाइन सेट करने के लिए कहा गया है। तो अब जब डोजिंग के बाद ड्रग का क्या डिफरेंस वो प्रोड्यूस कर रहा है 28 दिन के बाद, तो आप वो डिफरेंशिएट चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट कितना हुआ, कैसे, क्या कौन से पैरामीटर्स में डिफरेंस आया है, किसमें टॉक्सिसिटी है किसमें नहीं, वो सारी चीजें इवैल्यूएट करने में फिर इजी हो जाता है। पैथोलॉजी का पॉइंट है ग्रोस नेक्रोप्सी। इसमें ग्रोस नेक्रोप्सी में तो आपके ऑर्गन्स ऐसे देखने जाएंगे तो 30 to 34 एनिमल्स ऑर्गन्स आपके निकल आते हैं एक एनिमल से। सारे ऑर्गन्स नहीं होते, कुछ एक ही एनिमल जैसे इंटेस्टाइन ले लिया तो उसके 3 पार्ट करते हैं, डुओडेनम, जेजनम, इलियम, तीनों निकाल के अलग करते हैं, तो उसको भी कहा जाता है 32 ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, 33 ऑर्गन्स निकाले जाते हैं। पर ओएसीडी में जैसे आप कोई पैरामीटर वो कर रहे हैं तो इसमें स्टडीज कर रहे हैं, तो उसमें ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि यार सारे ऑर्गन नहीं लें, 5 मेजर ऑर्गन्स ले लें, और कुछ कंपलसरी ऑर्गन्स हैं जैसे एड्रेनालिन जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं स्काई ब्लू में, तो वो ऑर्गन्स आप ले सकते हैं, एड्रेनल, टेस्टिस, एपिडाइडिमिस, थायराइड ग्लैंड्स, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, यूटेरस, सर्विक्स, ओवरीज एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड वजाइना। ये सारे ऑर्गन्स आप ले लें, और ये जो मेजर ऑर्गन्स हैं 5 मेजर ऑर्गन्स, तो उसके साथ भी आप सारी चीजें कर सकते हैं, ग्रोस नेक्रोप्सी कर सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी फिर फर्दर स्टडीज कर सकते, वो फर्दर प्रोसीजर कर सकते हैं, क्योंकि सारे ऑर्गन्स का, हाँ ये कंडीशन में सारे ऑर्गन्स का वेट लेना बहुत जरूरी है। वो ड्राई होने से पहले जैसे आपने और एनिमल को डिसेक्ट करके ऑर्गन्स निकाल दिया, तो उसको ऑन द स्पॉट उसका वेट करना जरूरी है। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि जब आप 35 पार्ट एनिमल्स के ऑर्गन्स के साथ आप निकालोगे, तो ये ऑन द स्पॉट करना बहुत ही टीडियस जॉब है, बहुत लेबरियस वर्क है, और 60 एनिमल्स का एक साथ एक ही दिन में करना रहता है, तो टाइम बहुत लगता है, तो इसलिए बहुत अच्छी खासी प्लानिंग चाहिए होती है सारे चीजों करने के लिए। नेक्स्ट है पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में ये कहा गया है कि जब आपके डिसीज ग्रुप में मीन्स आपका जो ये ग्रुप है हायर कंसंट्रेशन वाला ग्रुप जो है, तो अगर उसमें आपकी टॉक्सिसिटी आ रही है कंट्रोल के कंपैरिजन में, पहले आप ये दोनों ग्रुप को कर डालिए हिस्टोपैथोलॉजी, अगर उसमें टॉक्सिसिटी आ रही है तो आप बचे हुए मीडियन और हायर डोज और लोअर डोज पे जाइए, उससे आपका वर्क कम मीन्स वो मेहनत ज्यादा हो जाएगी, लेबरियस वर्क हो जाएगा। इसलिए आप 2 ग्रुप का कीजिए, अगर उसमें टॉक्सिसिटी ऑब्जर्व हो रही है तो आगे का प्रोसीड कीजिए, नहीं तो जरूरत नहीं है। अब एंड पॉइंट्स रिकमेंडेड फॉर डिटेक्शन ऑफ एंडोक्राइन डिसरप्टर्स इन TG407। कुछ मैंडेटरी एंड पॉइंट्स हैं 407 के लिए। टेस्टिस का वेट लेना, एपिडाइडिमिस, एड्रेनल, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स विद कोगुलेटिंग ग्लैंड्स, तो ये सब का आपको वेट लेना कंपल्सरी है।
और ऑप्शनल है ओवरीज, यूटेरस इंक्लूडिंग सर्विक्स, थायराइड। फिर हिस्टोपैथोलॉजीज, ये सारे ऑर्गन्स की जरूरी है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है कि कौन से आपके ऑर्गन्स कंपलसरी हैं, तो आप इनको सिलेक्ट कर लीजिए, उससे हो जाएगा। तो वो सारे इसमें आ गए हैं ये हिस्टोपैथोलॉजी वाले में। ऑप्शनल आपका है वजाइनल स्मीयर, मेल मेमरी ग्लैंड्स और पिट्यूटरी। कुछ हार्मोन्स का मेजरमेंट करना जरूरी है, वो भी ऑप्शनल है, मेजरमेंट करना जरूरी तो OECD 408 में होगा। सर्कुलेटिंग लेवल T3, T4 और TSH। अब 408 में क्या आपको कंपलसरी है, क्या ऑप्शनल है? तो इसमें टेस्टिस, एपिडाइडिमिस, एड्रिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल विद कोगुलेटिंग ग्लैंड्स एज अ होल कॉम्प्लेक्स, यूटेरस, ओवरीज, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड, इनका सबका ऑर्गन का वेट लेना जरूरी है, वेट आफ्टर डिसेक्शन एज सुन एज पॉसिबल। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है हिस्टोपैथोलॉजी करना है। हिस्टोपैथोलॉजी ये सारे ऑर्गन्स का करना पड़ेगा आपको, उसमें थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, टेस्टिस, एपिडाइडिमिस, वेंट्रल और डोर्सल एट प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स एंड कोगुलेटिंग ग्लैंड्स, ओवरी, सर्विक्स, वजाइना, यूटेरस, वजाइनल स्मीयर कलेक्शन करना पड़ेगा। ओस्ट्रस साइकिल स्टेज कौन सा है वो पता करने के लिए मेमरी ग्लैंड्स, फीमेल एंड मेल दोनों का। सीरम प्लाज्मा बायोकेमिस्ट्री करने के लिए आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL दोनों करना पड़ेगा, तीन चीजें करनी पड़ेंगी। और इसमें ये कंपलसरी में है T4, T3, TSH, और ऑप्शनल में FSH, LH, ओस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन है। फिर ऑप्शनल में और है घोड़ा, एपिडाइडिमिस, स्पर्म रिजर्व, स्पर्म मोर्टालिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी। तो ये OECD 408 में आपको इतने सारे पैरामीटर्स करने हैं। अब डाटा, आप जब सारी चीजें आपकी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, आपने डिसेक्ट कर दिया एनिमल्स, उसके बाद कंपाइलेशन में आपको रिपोर्ट बनानी पड़ती है, और वो रिपोर्ट में कुछ चीजें आपको फिक्स बताना ही पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उस टाइम कितने नंबर ऑफ एनिमल्स थे, और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कितने एनिमल्स मरे, उसका डिटेल, और यूथेनाइज जो किए गए एनिमल्स ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एनिमल्स आपको मॉर्बिड कंडीशन में आ गए होंगे, आप डोजिंग दे रहे हैं रोज, और कुछ टॉक्सिक इफेक्ट आया, और एनिमल्स की कंडीशन ऐसी है नहीं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए, वो मॉर्बिड कंडीशन में आ गया, तो आपको यूथेनाइज करना पड़ता है। तो उसका डिटेल देना पड़ेगा आपको, किस ड्यूरेशन में मरा, कब मरा, सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। अब कौन से टाइप का वो टॉक्सिसिटी साइन दे रहा है, कौन सा टाइम कब हुआ, कब से शुरू हुआ, ड्यूरेशन कितने टाइम तक दिया टॉक्सिक इफेक्ट, और लीजन्स क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें, कौन से टाइप के लीजन्स हैं, वो सब चीजें आपको अपने जो टेबल है वो बना रहे हैं उसमें करना पड़ेगा। और सारी चीजें करने के बाद उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड से आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि रिजल्ट क्या आ रहा है, और ये सारी चीजें फिक्स आपको स्टडी प्लान बनाने से पहले ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग। टेस्ट रिपोर्ट में कौन से इंफॉर्मेशन आपको इंक्लूड करने हैं, वो चीजें हैं टेस्ट सब्सटेंस, व्हीकल, टेस्ट एनिमल्स, टेस्ट कंडीशन, ऑप्शनल एंड पॉइंट इन्वेस्टिगेटेड, अगर बहुत कुछ नए पैरामीटर्स भी डाले हैं आपने, रेकमेंड किया है, तो वो भी चीजें लिखनी पड़ेंगी। रिजल्ट, डिस्कशन ऑफ रिजल्ट एंड कंक्लूजन। इसमें OECD 408 में आपको मोनो मल्टी कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब नई गाइडलाइंस ये 2018 में मल्टी कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस का भी टेस्टिंग रेकमेंड किया है 40, तो उसका पूरा डिटेल्स चाहिए, कैरेक्टराइजेशन चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी सारी चीजें इसमें करना है। तो आगे ही हम देख सकते हैं। टेस्ट रिपोर्ट में टेस्ट सब्सटेंस, फिजिकल नेचर, प्योरिटी,
फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल्स, सारी चीजें करने हैं। हर्बल है, बहुत बार हर्बल अभी एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, हर्बल प्रोडक्ट के एक्सपेरिमेंट ओएसीडी में भी किया जाता है। तो उसमें एक कंपाउंड है, एक प्लांट है या मल्टी प्लांट है, मल्टी हर्बल प्लांट है, एक कंपाउंड है। जैसे आप केमिकल ले रहे हो तो 2 केमिकल है, 3 केमिकल है, तो उस हिसाब से आपको सारी चीजें डिटेल्स में लिखनी है। व्हीकल कौन सा चूज कर रहे हो उसका जस्टिफिकेशन देना है, अदर देन अगर वाटर है तो टेस्ट एनिमल्स स्पेसिस ट्रेन। बहुत बार आप शेड्यूल बायो में जाएंगे तो आपको स्पेसीज कौन सी है सारी, उसमें 2 स्पेसीज पे आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो स्पेसीज पे आपको सारी चीजें डिटेल्स देनी है। नंबर ऑफ एनिमल, एज, सेक्स क्या था जब आपने, उनका वेट कितना था, सारी चीजें आपको लिखनी पड़नी है। हाउसिंग कंडीशन, सोर्स ऑफ एनिमल्स, डाइट, सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। इंडिविजुअल वेट ऑफ एनिमल्स एट द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट, जस्टिफिकेशन फॉर द स्पीसीज इफ नॉट रेट नहीं है तो उसके सिवाय कोई एनिमल्स ले रहे हैं तो उसका बहुत रेगुलेटरी के हिसाब से। दूसरा तो एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लिख देते हैं और आगे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं रिपोर्ट्स में। टेस्ट रिपोर्ट्स, टेस्ट कंडीशन, रैशनल फॉर द डोज लेवल सिलेक्शन, डोज आपने कैसे सिलेक्ट किया वो सारी चीजें आपको, आपके पास पहले एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए उस पर से आपने डोज सिलेक्ट किया है या आपने फाइंडिंग की है, तो वो सारी चीजों का आपको डिटेल यहाँ पर देना पड़ेगा। फिर टेस्ट सब्सटेंस को कैसे फॉर्मुलेट किया गया, डाइट के साथ दिया गया तो वो बताना है, और कौन सा कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनाया गया उसका फॉर्मुलेशन का, वो जो टेस्ट कंपाउंड है वो व्हीकल के साथ उसकी स्टेबिलिटी है कि नहीं वो चेक करना है, वो उसके बारे में डिटेल देना है। फिर होमोजेनाइज किया गया, कैसे उसको मिलाया गया, कैसे बनाया गया, टिचुरेट करके बनाया गया या डिसॉल्व करके किया गया, सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। वो पार्शियली सॉल्युबल है, नॉन सॉल्युबल है, तो उसको कैसे आपने उसमें डिसॉल्व किया व्हीकल में, और व्हीकल कैसे डिसाइड किया, सारी चीजें आपको डिटेल देनी है। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, डिटेल ऑफ द फूड एंड वाटर क्वालिटी की रिपोर्ट भी आपको पहले ही जनरेट करनी रहती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क रेगुलर बेसिस पे रहता ही है। ऑप्शनल एंड पॉइंट इन्वेस्टिगेट, अगर कुछ ऑप्शनल 8 पॉइंट्स जो सजेस्ट किए हैं ओएसीडी 408 में, तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो उसके बारे में डिटेल्स देना है 408, 407 में। और टेस्ट रिपोर्ट्स में, रिजल्ट्स में सारी चीजें, बॉडी वेट चेंज, फूड वाटर कंजप्शन डिटेल्स, कितना फूड खाया है कितना नहीं खाया, टॉक्सिक रिस्पॉन्स बाय सेक्स, डोज लेवल इंक्लूडिंग साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, ये सारी चीजें आपको बतानी है। नेचर एंड सीवियरिटी ऑफ ड्यूरेशन, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में बताना है। सेंसरी एक्टिविटीज, ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ग्रिप स्ट्रेंथ, पहले आप यहाँ पर देख चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं वो सारी चीजें। हेमाटोलॉजिकल टेस्ट विद रिलेवेंट बेसलाइन वैल्यू, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री टेस्ट विद रिलेवेंट बेसलाइन वैल्यू, T4, T3, TSH, ये ओएसीडी 408 में कंपलसरी है, तो 408 में नहीं है। बॉडी वेट एट द यूथेनेसिया, जैसे बहुत बार एनिमल्स का जो बॉडी वेट है वो लेना पड़ता है जब उसको डिसेक्ट करने से पहले, तो उसके बारे में डिटेल, क्या वेट था उस दिन। और नेक्रोप्सी फाइंडिंग, टर्मिनल वजाइनल में साइटोलॉजी क्या थी, वजाइना में साइटोलॉजी क्या थी, मीन्स उसमें स्टेज साइकिल क्या था, वो सारी चीजें फाइंडिंग करके लिखना 408 में कंपलसरी है। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स में टोटल ये चीजें आपको 408 में एक्सप्लेन करनी है। टोटल गौडा एपिडाइडेमल स्पर्म नंबर्स, परसेंटेज प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म, परसेंट मॉर्फोलॉजिकल नॉर्मल स्पर्म एंड परसेंट ऑफ स्पर्म विद ईच आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटी, ये सारी ऑप्शनल प्रोसीजर्स हैं। और एनिमल्स को अगर टर्मिनेट किया गया है, मीन्स उसके कंप्लीट 28 डेज पूरे होने से या 90 डेज से पहले, तो उसके लिए आपने किस बेस पे डिसीजन लिया उसके लिए और वो डिटेल्स देनी पड़ेगी। और स्टडी की ड्यूरेशन, अगर एनिमल्स की डेथ हुई है तो उसकी इंस्टेंट आपको ग्रॉस नेक्रोप्सी करनी पड़ती है, और उसमें कुछ अगर फाइंडिंग्स है तो वो आपको
लिखना पड़ेगा। और या अगर आप फाइंडिंग्स बाद में आपसे स्टेब्लिश हो रही है इवोल्यूशन एनालिसिस के बाद सारी स्टडी का, तो वो आपको लिखना है डिटेल में। और लास्ट में स्टैटिस्टिकल इवोल्यूशन करना है सारे रिजल्ट्स का, और डिस्कशन और रिजल्ट लिखना है, कंक्लूजन टेस्ट रिपोर्ट का क्या है, इट इज टॉक्सिक और नॉट द प्रोडक्ट यू हैव यूज्ड फॉर दिस स्टडी। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देनी है। तो ये पूरी गाइडलाइंस थी OECD 407 और 408 की। नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, साइंस एनिमल्स एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च नीट।